So, good afternoon all. Let's start with our lecture number 21. इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आपके आर्टिकल 32, 33, 34 एंड 35. 31 का हमने प्रेजेंट स्टेटस देख लिया था पिछले लेक्चर में, तो आज आर्टिकल 32 से वी विल स्टार्ट. एक सिचुएशन इमेजिन करो, भगवान आपकी बॉडी बनाते टाइम एक काम करता कि सारे ऑर्गन्स दे देता और फिर लास्ट में आपको ब्रीद, आपको मतलब सांसें देना भूल जाता या फिर आपको सोल देना भूल जाता. क्या आपकी बॉडी फंक्शन कर पाती? बस सेम आर्टिकल 32 का काम है. आपका हार्ट देना भूल जाता भगवान, आपके ऑर्गन्स काम करते नहीं. तो इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है कि इसके बिना कोई मतलब नहीं है ना. क्यों नहीं है मतलब? अब मैं आपको फंडामेंटल राइट दे दूं कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका राइट है, और फिर उसके बाद क्या किया जाए कि जब वो राइट वायलेट हो आपके पास कोई स्कोप ही नहीं हो कहीं जाने का, तो क्या वो राइट देना यूजलेस नहीं हो गया? है ना. तो इट इज द सेम वे कि मैं ये कह दूं कि राइट दे दिया एंड एक एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन दे दिया कि राइट है, बट इट विल बिकम यूजलेस अगर मैं इसके लिए कोई रेमेडी ना दूं कि अगर वायलेट हो गया तो फिर क्या करोगे, आपके पास क्या राइट. ठीक है. तो इसके लिए आर्टिकल 32 आया कि आपको आपके फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ये अपने आप में आपका फंडामेंटल राइट है ना. आपका फंडामेंटल राइट है तो कोर्ट इसके लिए मना नहीं कर सकती, आपकी प्ली को एंटरटेन करने के लिए मना नहीं कर सकती. तो इसमें कुछ लाइन्स हैं, आप लिख लोगे. नंबर 1, आर्टिकल 32 को हेडिंग बना करके लिखना स्टार्ट करेंगे. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव बट ऑल्सो अगेंस्ट लेजिस्लेचर. कैसे? एग्जीक्यूटिव का मतलब कोई ऑर्डर आ गया आपके पास कि आप जो है कल आज शाम से आप बाहर नहीं निकल सकते, आप कहोगे तो आर्बिट्रेरी है ना, आप कोर्ट जा सकते हो. कोई ऐसा लॉ आ गया कि शाम 6 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी, इसके अगेंस्ट, ये भी आपके राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है ना. तो आप इसके अगेंस्ट भी बेसिकली अपना जो है सूट फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में. तो ये कहता है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन ही नहीं, लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी आपको ये राइट मिला हुआ है. ठीक है, जितने भी राइट्स आपके पास है ये सब मिले हुए हैं. रीजन बिहाइंड दिस आर्टिकल 13, वो कहता है ना कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है एंड दैट इज इनकंसिस्टेंट टू योर फंडामेंटल राइट, दैट विल बी नल एंड वॉइड. आर्टिकल 13 यही तो बात कहता है ना. तो इसमें लिख लो ब्रैकेट में आर्टिकल 13 कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि ये लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी आपको मिला हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट जुडिशरी इज आर्म्ड. नंबर 2, जुडिशरी इज आर्म्ड, ARMED, आर्म्ड विद पावर. ठीक है. अच्छा, आपको मिल गया अभी ये राइट एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी और लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी. अब जो है जुडिशरी को एम्पावर किया गया क्या दे करके, राइट अगेन योर राइट टू रिट्स, कि जुडिशरी क्या कर सकती है, रिट्स इश्यू कर सकती है. ठीक है. अब जुडिशरी के हाथ में पावर ही नहीं दोगे तो वो आपके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? सुप्रीम कोर्ट को तो कहा ना डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल, है ना. तो वो कैसे करेगी गार्ड जब तक उसके पास कोई हथियार नहीं होगा. और हथियार किसकी फॉर्म में दिया गया? टू इशू रिट्स. लिख लो, टू इशू रिट्स, टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. तो ये बात हुई कि उनको रिट. अब रिट क्या होती है? रिट? इनका पूरा नाम बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम इनको रिट कह रहे हैं, जबकि इंग्लिश लॉ से हमने इसको बोरो किया है, इंग्लैंड से बोरो किया है, वहां इनको कहते थे प्रेरोगेटिव रिट्स. प्रेरोगेटिव का मतलब क्या था? विशेष अधिकार है आपके पास कि आप कोर्ट में जा सकते हो. कोर्ट के पास एक पर्टिकुलर राइट है कि वो ये रिट इश्यू कर सकता है. ठीक है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 5 तरह की रिट मिली हुई है. ठीक है. नंबर 3 लिखो, सी.
rights so guaranteed, rights so guaranteed shall not be suspended, shall not be suspended, shall not be suspended except during emergency, except during emergency, आर्टिकल 359। ठीक है, कि आपको जो अधिकार मिले हुए हैं इनको अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपसे नहीं छीना जाएगा, विल नॉट बी सस्पेंडेड अनटिल अनलेस इमरजेंसी ना डिक्लेयर हो रखी। समझ गए? ठीक है, तो ये तीन बातों का ध्यान रखना कि पहला तो क्या कि आपको राइट मिले हुए हैं, ठीक है, ना कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव से, दूसरा लेजिस्लेचर से भी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को एम्पावर किया गया टू इशू रिट्स, ताकि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अब बात ये आती, क्या आपको मूव करना पड़ेगा हमेशा कोर्ट में कि जी मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये चीज जान सकता है कि हाँ भाई इस आदमी के इस बात से राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वी मस्ट टेक एन एक्शन? क्या लगता है आपको? मंथन, एग्जैक्टली इसको बेसिकली हम कहते हैं सुओ मोटो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन टेक, सुप्रीम कोर्ट कैन टेक सुओ मोटो, SUO, इसका मतलब होता खुद से संज्ञान लेना, अपने आप से संज्ञान लेना, तो ले सकती है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, हमेशा आपको जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये सब किस लिए लिखवा रही हूँ, आर्टिकल 32 इज इंपॉर्टेंट, मेंस का कभी कुछ आ जाए तो आप लिख पाओ, आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 is constitutional remedy, is a constitutional remedy। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या है, रेमेडी क्या होती है? हाँ, और वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आपके राइट जब वायलेट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आपको क्या करना है। ठीक है, बाकी जब राइट वायलेट होते हैं तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं, नॉर्मल लीगल रेमेडी कहा जाता है। बट आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि संविधान में ही उसके इलाज, उसकी दवाई लिखी हुई है कि इफ योर फंडामेंटल राइट्स गेट वायलेट, आपको ये करना, क्या करना है, सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32, ऑल द 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट पावर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या अलग बात होती है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो ये है क्या, फंडामेंटल राइट को इंपोज करने के लिए या बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए यही एक वेपन है कोर्ट्स के पास, क्या कुछ और भी हो सकता है, अदर प्रोविजंस या फिर अदर वेज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स? बिल्कुल हो सकते हैं, और तरीके भी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी सूट हो सकते हैं, डिक्लेरेटरी सूट्स हो सकते हैं कि कोई केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट को लगा कि दिस इज द सीरियस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वही एक डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, है ना, ऐसा हो सकता है। नॉर्मल किसी भी सूट में डिसीजन देते टाइम वो फंडामेंटल राइट्स को इंपोज कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना, तो लिख लो पहले, डिक्लेरेटरी सूट अंडर ऑर्डिनरी लॉ, अंडर ऑर्डिनरी लॉ, and defense to legal process against any individual, ठीक है, कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है बेसिकली कोई केस है, कोई सूट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दी, ऐसा कर सकते हैं। उसके पास नॉर्मल ऑर्डिनरी वेज भी हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट आर्टिकल 32 को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, चलिए इसको कहा गया कॉर्नरस्टोन, कॉर्नरस्टोन ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा, B.R. अम्बेडकर, श्री B.R. अम्बेडकर, कॉर्नरस्टोन ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। उनसे पूछा गया कि आपसे अगर पूछा जाए कि
व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 32 को कहूंगा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रीजन आपको पता ही चल गया कि अगर मैं इसको हटा दूं आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसको क्या मानता हूं, हार्ट एंड सोल मानता हूं। ठीक है, चलिए एक हेडिंग बना लेंगे, मैं पहले रिट्स आपको करा देती हूं, उसके बाद हम एक हेडिंग बनाएंगे। देखियो आर्टिकल 32 जो कहता है ना, आर्टिकल 32 चार चीजों के बारे में बात करता है, चार प्रोविजंस के बारे में बात करता है। व्हाट आर द फोर प्रोविजंस आपके सामने लिखे हुए। पहला, आपके पास राइट है कहां मूव करने का, सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो आपके फंडामेंटल राइट्स की गारंटर है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, मैं प्रोटेक्ट करूंगा आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो जब वायलेट होंगे यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। दूसरा प्रोविजन क्या कह रहा है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की, कि आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या दवाई है उसके पास, रिट्स, वो रिट्स इश्यू कर सकती है। ठीक है, द थर्ड प्रोविजन इज पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है ना, कि कुछ तो बेसिकली राइट है सुप्रीम कोर्ट के, पहला तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर सकती है। अगर दूसरा बेसिकली तीसरे प्रोविजन में किसका मेंशन है, पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कैन एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकती है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अभी तो रिट इशू करने की पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास। पर पार्लियामेंट चाहे तो इन दोनों के अलावा भी किसी कोर्ट को ऐसा इंपावर कर सकती है, पर शर्त क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट के राइट को इन्फ्रिंज नहीं करेगा रिट करने के, कि सुप्रीम कोर्ट के राइट को कम नहीं कर सकती। समझ गए ना, उसका जो दायरा है सुप्रीम कोर्ट का वो रहेगा, इसके अलावा किसी कोर्ट को पार्लियामेंट चाहे तो एम्पावर कर सकती है कि जी आप भी कल से रिट जो है वो इशू कर सकते। तो पार्लियामेंट के का प्रोविजन है। अनदर वन इज President can suspend these rights for enforcement of fundamental during national emergency। मैंने जैसे आपको बताया कि आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करके आपके इस राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए टेम्पररी, है ना, इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रोविजन है। तो एससी को कहा गया डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि उसके पास ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स है। ठीक है, अच्छा दो बातें हैं, एक तो मैंने कहा कि ओरिजिनल पावर है, पर क्या एक्सक्लूसिव, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव पावर है ये, है ना। ओरिजिनल का मतलब क्या है, सीधे वहां जा सकते हो। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, सिर्फ वहीं जा सकते हो। तो हाईकोर्ट भी तो जा सकते हो, तो एक्सक्लूसिव नहीं हुई, सिर्फ ओरिजिनल पावर हुई। लिख लो, ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव पावर। बिकॉज it is concurrent with article 226, है ना। आर्टिकल 226 क्या कहता है कि एग्रीव्ड पार्टी के पास एक ऑप्शन और है, क्या, हाई कोर्ट, क्या वहां भी जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कहा है कि देखो जब तक पॉसिबल हो आपको रिलीफ मिल सकता है तो आप पहले हाई कोर्ट जाए। ठीक है, मामला अगर थोड़ा पेचीदा है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए आर्टिकल 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की। क्या कुछ भी हो तो आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो? नहीं, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज सिने क्वा नॉन टू अप्रोच सुप्रीम। लिखो इसको, इट इज ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स violation of fundamental rights, violation of fundamental rights is sine qua non। इस फ्रेज का मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन। इसको लिख लो, एसेंशियल कंडीशन सिने क्वा नॉन, कि ये आवश्यक है कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो ही जा पाओगे, किसी और कंडीशन के तहत नहीं जा सकते। वैसे देखो कोर्ट्स आर आपके लिए मतलब बंद थोड़ी है,
पर बात यह है कि अगर आपको आर्टिकल 32 के तहत जाना है तो फिर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज द एसेंशियल कंडीशन। ठीक है, अभी कंपेयर कर लेते हैं रिट पावर्स ऑफ। हाँ, तो ये बेसिकली 5 रिट्स, अभी हम रिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नोट करो, दीज आर द 5 रिट्स, और एक टेबल बनाएंगे हम। 5 रिट्स अवेलेबल अंडर आर्टिकल 32। दीज आर habeas corpus, quo warranto, certiorari, mandamus and prohibition। ठीक है, एक कहीं पे ना नोट बना के एक बात लिख, छोटी सी बात है। बिफोर 1950, बिफोर 1950 only high court of calcutta, only high court of calcutta, bombay, bombay and madras had powers to issue writs, had powers to issue। ये कह रहे हैं कि इससे पहले 1950 से पहले सिर्फ इन 3 हाई कोर्ट के पावर के पास जो है रिट इशू करने की पावर। अब हर हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो हम ये टेबल बनाएंगे जब भी आपकी रिट की बात करेंगे। एक साइड हम लिखेंगे रिट, उसका पर्पस क्या है, किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है और कहाँ इशू नहीं हो सकती। आप एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनाएंगे जिसमें लिखेंगे लोकस स्टैंडर्ड। लोकस स्टैंडर्ड, LOCUSSTANDI। लोकस स्टैंडर्ड का मतलब मैं समझाती हूँ आपको क्या है। लोकस स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जिसके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं वही सेम इंसान जाएगा ये रिट इशू करवाने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी में प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड होल्ड करता है और कौन सी में नहीं करता है। ठीक है, तो पहली रिट अगर मैं बात करूं कौन सी है, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग भी लिख लो एक जगह पे। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, बॉडी BODY बॉडी। कोई इंसान गायब हो जाता है, ठीक है, उसके लिए रिट इशू कराई जाती है कि भाई उस इंसान को प्रोड्यूस करो कहाँ है। ठीक है, तो ये कहता है डायरेक्ट द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज डिटेन्ड अनलॉफुली। अब आपको यहीं बांध के बिठा लूं, आपके घर वाले सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। तो हमारा बच्चा कहाँ है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने तो नहीं बोला कि उसको वहां रखना है, तो अनलॉफुली हुआ ना, क्योंकि लॉ ने तो नहीं बोला। और ऐसे तो लिखा हुआ है कि आपको बिना किसी लॉ के आपको अंदर नहीं किया जा सकता। तो फिर आर्टिकल 32 के तहत आपके रिलीज की डिमांड की जा सकती है, हैबियस कॉर्पस इशू करेगी फिर कोर्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है, पब्लिक अथॉरिटीज। यस, कि पुलिस ने डिटेन कर लिया अनलॉफुली जा सकते। प्राइवेट इंडिविजुअल, हाँ प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपको अनलॉफुली डिटेन करेगा, कहीं बांध के रखेगा तो जाया जा सकता है। कहाँ इशू नहीं की जा सकती, 3 केस में इशू नहीं की जा सकती। द फर्स्ट वन इज जहां डिटेंशन लॉफुल हो, कि कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इसको जेल में बंद करो, आपको उठा लिया तो लॉफुल हुआ ना, क्योंकि कोर्ट ने बोला है ऐसा आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो फिर आप प्रिंसिपल ऑफ सॉरी ये जो है वो हैबियस कॉर्पस इशू नहीं करा सकते जाके, तब ये प्रिंसिपल होल्ड नहीं होगा, क्योंकि आपका डिटेंशन कैसा है, लॉफुल। ठीक है, सो बेसिकली लॉफुल डिटेंशन जहां पर हो। दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड लेजिस्लेशन हो रखा हो, कि आपने किसी कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रखा है या लेजिस्लेचर का, तो आपको सीधी सी बात है ना, जेल होगी, आपको उठा ले जाएंगे। सो आप ये नहीं कह सकते कि हैबियस कॉर्पस लॉ हो। क्यों,
क्योंकि आपने कंटेम्प्ट किया है किसी कोर्ट का या लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का कह सकते हैं। ठीक है, कंटेम्प्ट क्या होता है? अवहेलना। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई कंपिटेंट कोर्ट, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट जिसको वो पनिशमेंट देने का अधिकार था, वो कोर्ट आपका पनिशमेंट अप्रूव कर रही है, कंटेम्प्ट ऑफ, सो बेसिकली कॉम्पिटेंट कोर्ट ये कहे कि इस इंसान को उठाना है, तो भी आपका डिटेंशन लॉफुल है और आपके लिए हैबियस कॉर्पस इशू नहीं हो सकती। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, jurisdiction is outside the court। ठीक है, कि वो हैबियस कॉर्पस इश्यू करने का प्रीव्यू ही नहीं है कोर्ट के पास, वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट, ये बेसिकली केरला के लिए हैबियस कॉर्पस इश्यू नहीं कर सकते क्योंकि इनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां पर। सिंपल ना? सुप्रीम कोर्ट का है, एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का थ्रू आउट इंडिया है। बेटे सो मत क्लास में, तबीयत ठीक नहीं है, हाँ आप प्लीज आप दवाई है ना। चलो ठीक है, तो ये आपको डिटेंशन इज आउटसाइड द कोर्ट, लॉफुल डिटेंशन है। एक और लिखो इसमें, सिर्फ सी मेंशन है, इसमें डी मेंशन नहीं है। डिटेंशन बाय कॉम्पिटेंट, किस कोर्ट के पास राइट है आपको डिटेन करने का। ठीक है, फिर थोड़ी हैबियस कॉर्पस लेने चले जाओगे। ऐसे तो जिसको भी सजा मिलेगी सब हैबियस कॉर्पस लेने चले जाए, जो मेरा तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, है ना। तो इन केसेस में आपको हैबियस कॉर्पस नहीं इशू होगा। कहाँ इशू होगा आपको पता है जी, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि जिसको जो चाहिए वो ऑलरेडी अंदर है, वो कोर्ट में कैसे जाएगा, है ना। इतना लॉफुल कि वो अपील कर पाए, जब लॉफुल ही होता तो फिर हैबियस कॉर्पस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसको तो अनलॉफुली डिटेन किया गया है, इसीलिए तो हैबियस कॉर्पस उसके लिए चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, आपको स्वयं वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपके बिहाफ पर कोई और जा सकता है। ठीक है, इसी को कहा कि प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है आप खुद जाए, तो नहीं होता ऐसा। दूसरी रिट कौन सी है? मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी मैंडेमस भाई तो पहले पढ़ी है, मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसे कैसे कर सकते हो? आर्टिकल 32 कैसे भूल सकते हो जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है? सो देयर इज नो सरप्राइज। हाँ, वी कमांड, वी कमांड, है ना, वी कमांड। हम कमांड करते हैं, हम आपको डायरेक्शन देते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है ये? डायरेक्ट एक्टिविटी, इट डायरेक्ट्स एक्टिविटी। कोई कोई काम नहीं कर रहा और कोर्ट उसको डायरेक्ट करती है कि आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि आपके काम ना करने की वजह से किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। इट डायरेक्ट्स एक्टिविटी। ठीक है, डायरेक्ट सम पब्लिक अथॉरिटी टू डू हिज ड्यूटी, है ना, कि आप ये काम करें क्योंकि आपके ये काम ना करने के लिए की वजह से इस इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ठीक है, कहाँ किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है? पब्लिक बॉडी, जाहिर सी बात, कॉर्पोरेशन, या जो कोर्ट रिट इशू कर रही है उससे नीचे वाली कोर्ट के, कि भाई आप इस इंसान को गलत सजा दे रहे हो या आप इस इंसान का ट्रायल थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर दो क्योंकि इसकी वजह से इसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो नेचुरली कोर्ट को भी डायरेक्शन दी जा सकती है, वी कमांड। ठीक है, देन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जो सिविल कोर्ट की तरह से काम करती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट को भी कहा जा सकता है कि आप ये काम करिए, जैसे ट्रांसजेंडर्स को लेकर के, किन को लेकर के पॉलिसीज बनाइए, इनका तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो ऐसे में जब डायरेक्शन दी जाती है हम उसको क्या कहते हैं? मैंडेमस। वी कमांड, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप ये काम करें, तो ये एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। ठीक है,
और कहाँ नहीं इशू हो सकती है? आप मेरे को नहीं बोल सकते आकर के, प्राइवेट इंडिविजुअल को आकर के नहीं बोल सकते, आपको नहीं बोल सकते। एक इंसान छत से कूदने वाला है भाई, उसका तो राइट टू लाइफ जो है वो खतरे में, आप प्लीज उसके प्रपोजल को हाँ कर दो। ऐसे नहीं होता है ना, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं इशू हो सकता। जब वो ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो, चाहे तो उस ड्यूटी को करो चाहे ना करो, मर्जी के हिसाब से ड्यूटी तो आप पे इम्पोज नहीं की जा सकती। डिस्क्रिशनरी का तो मतलब ये है ना, इट कैन नॉट बी इम्पोज, है ना। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिशनरी का मतलब समझा दूं, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ भाई, मैं आपका जो है वो यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। आप कहते हो कि मैम बीच में आईबी का पेपर आ गया, आप हमारा पेपर नहीं, वो तो डिस्क्रिशनरी है ना, मेरी मर्जी है कि मैं कराऊं या नहीं। आप उस पर उसको उसके लिए मुझे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो वो ड्यूटी मेरी क्या है, डिस्क्रिशनरी। तो डिस्क्रिशनरी ड्यूटी जहां भी होगी, आपकी इच्छा की ड्यूटी जहां भी होगी, वहां पे ये होल्ड नहीं होता, वह कोर्ट आपको कमांड नहीं कर सकती कि ये काम करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो आपकी, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट इसी चीज तक का था और ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये किसी चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो फिर इम्पोज नहीं की जा सकती। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उनकी जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं, जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट करने का मतलब क्या है, जिस टाइम पर वो जज की तरह से काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल की तरह से होंगे तो इशू को हो सकती है, बट वो जब जज की तरह से काम कर रहे होंगे, सीजीआई और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तब भी ये रिट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए? तो मेंडामस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। चलिए, अगला है प्रोहिबिशन। लोकस स्टैंडर्ड, हाँ, यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, उसी को तो जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला इसके हिसाब से देख लेते हैं, क्यू वेरेंटो। क्यू वेरेंटो का मतलब होता है बाय विच अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी या बाय विच अथॉरिटी। क्यू वेरेंटो, ठीक है। कहा, आप कोई भी पब्लिक ऑफिस अगर रॉन्गफुली अज्यूम करते हो तो आपके अगेंस्ट ये रिट फाइल की जा सकती है। रिसेंट एग्जांपल पता होगा, है ना। सपोज आप क्वालिफिकेशन नहीं, रॉन्गफुली आप एक पब्लिक पोस्ट पर जो है वो जो बेसिकली अपॉइंट हो गए हो, तो आपके अगेंस्ट ये कोई भी दूसरा जाकर के रिट जो है वो लगवा सकता, इशू करवा सकता है कि जी ये जो इस पब्लिक ऑफिस के ये एलिजिबल नहीं है, एंड आप प्लीज ये ऑफिस जो है वेकेट कीजिए, ठीक है। बाय विच अथॉरिटी आप इस पोस्ट पर बैठे हैं, ऐसे याद रखो। हाँ, किसी की भी, हाँ हाँ, मतलब वो अभी रिसेंट एग्जांपल वही है ना। तो किसके अगेंस्ट हो सकता है बस ये, जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अरे इसको थोड़ा चेंज, अच्छा, पब्लिक ऑफिस के तहत नीति आयोग का चेयरमैन बना दिया, या आपको किसी भी, सॉरी वाइस चेयरमैन तो पीएम होते हैं ना नीति आयोग के, हाँ, आपको बना दिया गया, कोई ऑफिसर ऑफिस दे दिया गया उसके तहत, या फिर कहीं पर भी किसी का, फॉर सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया, बट आपसे ज्यादा एबल और आपसे ज्यादा क्वालिफाइड लोगों की एप्लीकेशन आई हुई थी, तो ये रिट इशू की जा सकती है। इसमें लिख लो किस किस के अगेंस्ट इशू हो सकती है। अ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर, substantive public office of a permanent character,
So permanent character created by statute, 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 और by कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा कोई ऑफिस जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, परमानेंट कैरेक्टर का है, या किसी लॉ से बना है। ठीक है, तो वहां के ऑफिसर्स को ये होल्ड किया जा सकता है। ये प्रोहिबिशन का आया हुआ है बेसिकली इसमें ना। कहाँ नहीं इशू हो सकता? लिखो, कैनॉट बी इशू। मिनिस्ट्रियल एंड ऑफिस ऑफ प्राइवेट कैरेक्टर, मिनिस्ट्रियल और ऑफिस ऑफ प्राइवेट कैरेक्टर। अबे मेरी फर्म है, मैं किसी को मैनेजर बनाऊं, इसमें इशू नहीं हो सकता किसी को भी, क्योंकि दिस इज द ऑफिस ऑफ प्राइवेट कैरेक्टर। मिनिस्टर किसी को भी बनाया जा सकता है जिसको पब्लिक इलेक्ट कर देगी। अब वहां जाकर के तो कम क्वालिफाइड है ना। तो ऐसा कोई ऑफिस जो या तो किसी लॉ से, स्टैट्यूट से बना है, या कॉन्स्टिट्यूशन में उस ऑफिस का मेंशन है, परमानेंट कैरेक्टर का। कैग हो गया जैसे, परमानेंट रहेगा, है ना। तो ऐसे किसी ऑफिस की बात हो रही है। क्या यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई एप्लीकेबल होगा? नहीं, कोई भी जाकर के कंप्लेन कर सकता है ना। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। नाम का ही पता चल रहा है, प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट, है ना। डायरेक्ट इनएक्टिविटी, इट डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी। ठीक है, प्रोहिबिट करना कि कोई कोई काम कर रहा है उसको रोकना। तो डायरेक्ट इनएक्टिविटी करना हो गया ना, कि इनएक्टिव हो जाओ, आप एक्टिव मत रहो, ये काम मत करो। तो डायरेक्ट इनएक्टिविटी, प्रोहिबिशन। हाँ हाँ, रेस्ट्रेंट्स लगा देना। ठीक है, तो इसको लिखो, बाय अ हायर कोर्ट, by a higher court to a lower court or tribunal, by a higher court to the lower court or tribunal, tribunal, to prevent the letter, to prevent the letter letter from exceeding its jurisdiction. ठीक है, कि उस कोर्ट का या उस ट्रिब्यूनल का दायरा वहां पर था ही नहीं जहां तक वो ले जाना चाहता है। तो हायर कोर्ट क्या कहेगी, नहीं आप यहाँ पर डिसीजन नहीं दे सकते, बिकॉज दिस इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो इस मैटर में आप डिसीजन नहीं दे सकते। इसको क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट। ठीक है, लोअर कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल। ठीक है, किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है, जुडिशियल अथॉरिटीज एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। किसके अगेंस्ट नहीं हो सकती, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडीज। क्या प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई होल्ड होता है? हाँ, उसी इंसान को जाना पड़ेगा जिनको रोको। ओके, द नेक्स्ट इज सर्शियर, बाय हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, sorry, by a higher court to
लोअर कोर्ट और उसको ये कहना कि आप नहीं करो इसको, मेरे पास भेजो। दूसरे में तो क्या कह रहा था, आप मत करो। प्रोहिबिशन में क्या कह रहा था कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, प्लस इसको मेरे पास भेजो। तो पहला क्या था, प्रिवेंटिव। ये क्या है, प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव। ठीक है, कि अब आपने गलत तो कर दिया, इसको सही में कर। ये नोट किया करो, ऐसी ऐसी चीजें, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं कि ये प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव। ऑल दो मैं सर्शियरी में प्रोहिबिशन में आपको डिफरेंस बताऊंगी। कैसे ना, ना नेगेटिव तो दोनों है, बिकॉज ये भी रिस्ट्रेन कर रहा है, रोक रहा है ना। ठीक है, तो किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, जुडिशियल अथॉरिटीज, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ठीक है, 1991 से इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को भी एड ऑन कर लिया गया। और किसके अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो काफी सारा मैंने इसको ये अज्यूम कर लिया कि ठीक लिखा हुआ होगा। ठीक है, जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, ये ऊपर वाले का इसमें नीचे लोग प्रोहिबिशन का सर्शियरी में दे दिया, और ये यहाँ आना चाहिए था क्यों है ना। तो ये ग्राफिक के चक्कर में मत पड़ना, ये सुनना कि जो मैंने बोला है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड होल्ड होता है, उसी को जाना पड़ेगा। तो लिख लो डिफरेंस बिटवीन सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन। एक साइड सर्शियरी लिखो, एक साइड प्रोहिबिशन लिखो, और नीचे पॉइंट बना लो। पॉइंट नंबर 1, सर्शियरी इज प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव, एंड प्रोहिबिशन इज ओनली प्रिवेंटिव, वो सिर्फ रोकता है। प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव। फाइन। और दूसरा क्या है कि जो प्रिवेंशन है वो ओनली एक्सेस ऑफ जूरिस्डिक्शन के तहत आता है, कि जब कोई कोर्ट अपना जूरिस्डिक्शन एक्सेस करे तभी तभी आप उस पर प्रोहिबिशन वाली रिट लगा सकते हैं। ठीक है, ओनली ओनली व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ जूरिस्डिक्शन, ये इसके लिए है, प्रोहिबिशन के लिए है ना। प्रोहिबिशन कब लगती है, जब कोई कोर्ट एक्सेस ऑफ जूरिस्डिक्शन कर रहा हो, अपने जूरिस्डिक्शन को, अपने दायरे को बढ़ा रहा। ओके, हाँ, ओनली वेयर एक्सेस ऑफ jurisdiction, एक्सेस ऑफ jurisdiction। ठीक है, हाँ, नहीं, इसको लिखो एक्सेस और लैक ऑफ jurisdiction प्लस एरर, एरर। ठीक है, क्यूरेटिव इसीलिए तो है ना कि इसमें कोई एरर आ गया, या वो जिसको वो काम करना वो फिर भी नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, भाई तुम रहने दो, लाओ मेरे पास ले आओ। ठीक है, तो प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव इसीलिए है। तो ये तो सिर्फ किसके लिए, प्रिवेंशन के लिए है। प्लस जब एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो तभी प्रोहिबिशन लगेगी। और ये कैसे लगेगी सर्शियरी, प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो, चाहे एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो, और चाहे फ्लॉ हो या एरर हो आपकी आपकी जजमेंट, तब भी लगेगी। ठीक है, कौन से में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इंक्लूडेड है, सर्शियरी में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी इंक्लूडेड है, प्रोहिबिशन में नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, ये टेबल को ध्यान से थोड़ा फेयर बना लेना।
लेक्चर को रिपीट कर लेना चाहिए, ठीक है। एक लिख लो, एक लाइन लिख लो, डॉक्ट्राइन ऑफ कंटिन्यूअस मैंडेमस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंटिन्यूअस मैंडेमस। मैंडेमस क्या था? वी कमांड, है ना, हम डायरेक्शन देंगे, हम बताएंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस मैंडेमस का मतलब एक केस चल रहा है, उस केस में प्रेसिडेंस आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट एक बार में रिलीफ ना दे करके सीरीज ऑफ रिलीफ देता रहता है थ्रू आउट द केस, उसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंटिन्यूअस मैंडेमस। इस पे लिखिए, रिलीफ गिवन बाय द कोर्ट through series of relief given by court through series of ongoing orders over a long time, for general public interest, for general public interest। लिखो ना, relief given by court through series of ongoing orders over a long time for general public इंटरेस्ट, कि उस केस में जो मैं रिलीफ दे रहा हूँ वो सिर्फ उसके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में भी है, तो इसीलिए मैं हर प्रोसीडिंग में एक लंबे टाइम तक थोड़ा 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 करके रिलीफ दे रहा हूँ, डायरेक्शन देती जाती हूँ, तो उसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस मैंडेमस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंटिन्यूअस मैंडेमस। अब इसको लेकर के डिबेट ये होती है कि दिस इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, कि एक काम तो लोगों के इंटरेस्ट में पॉलिसीज बनाना किसका काम है? लेजिस्लेचर का। इम्प्लीमेंट किसका करने का काम है? एग्जीक्यूटिव का। पर डायरेक्शन थ्रू आउट एक लंबे टाइम तक, चलो हो गया एक केस में आपको कुछ फाइंडिंग्स मिली और आपने डायरेक्शन दे दी, पर ये लंबे टाइम तक डायरेक्शन देते रहना इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। लिख लो इसको, दिस इज कंसिडर्ड अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिट्स, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और उसके में बेसिकली डिफरेंस का है। पहला तो क्या है? पर्पस ऑफ इशूइंग रिट्स, है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? ओनली एंड ओनली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, ठीक है। लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों की कैपेसिटी है हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया। क्या डिफरेंस? कि बेसिकली आप किस केस पे जा सकते हो, पर्पस क्या है आपका जाने का? सुप्रीम कोर्ट केवल तब जा सकते हैं देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मैंने बताया कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज सिने क्वा नॉन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने के। पर अगर कोई लीगल राइट वायलेट हो गया, फॉर एग्जांपल स्टेट्स ने सेल टैक्स बढ़ा दिया जो कि वायलेटिव है 286 के प्रिंसिपल्स के, फिर बेटा बोलोगे कि समझ नहीं आया, ठीक है। 286 के प्रिंसिपल्स के, और वो सेल टैक्स वायलेट करता है उन प्रिंसिपल्स को, है ना। तो ऐसे में लीगल फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हुआ, बट कोई लीगल राइट जरूर वायलेट हुआ है, तो कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। तो इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इसको कहा जा सकता है, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। अब बात करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट की, कि कहां तक इशू की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, और हाई कोर्ट की उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो टेरिटरी का भी एक जो है डिफरेंस। दूसरा क्या है? राइट टू रिफ्यूज, क्या कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है वो बेसिकली रिट इशू करने से? सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 इज आपका फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ, वो खुद ही फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो कि गारंटर है फंडामेंटल राइट का, वही आपको फंडामेंटल राइट देने से मना कर रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज कंट्रावेंशन ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा क्या है?
यहाँ रिफ्यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 226 के तहत ये हाईकोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। इंपॉर्टेंट, ये आप राइट की तरह से क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आर्टिकल 226 इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। वहां हाईकोर्ट मना कर सकते कि जी ये तो पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। फिर आप जब आर्टिकल 32 के तहत जाओगे, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो लीगल राइट के लिए नहीं जा सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि जब राइट को लीगल राइट की कैटेगरी में मूव किया जाता है तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा ना, राइट टू प्रॉपर्टी। तो बेसिकली आप उसको उस तरीके से इंपोज नहीं करा सकते, वह तो हाईकोर्ट की मर्जी है। पर फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो 32 सुप्रीम कोर्ट, और वो खुद आपका एक फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो बस यही बेसिकली आपका रिट्स वाला चैप्टर था। आगे मूव कर आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स जिनका गुणगान आप गा रहे थे अभी तक कि मुझे फंडामेंटल राइट मिला, मुझे ये फंडामेंटल, अच्छा 33 से पहले ना एक टॉपिक लिख लो छोटा सा। सुप्रीम कोर्ट एज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट एज गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए स्पेस छोड़ दे, अप्रोक्स मोर देन हाफ पेज। इसके मैं नोट्स दूंगी आपको, वो लिखने। ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन करो कि सुप्रीम कोर्ट कैसे गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसको लेकर के कुछ पॉइंटर्स हैं और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो आप लिख लेना यहाँ पर, वो प्रोवाइड करा दूंगी। इसी में एक केस लिख लेना, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास। ठीक है, बाकी नोट्स में प्रोवाइड करेंगे। इस केस में बेसिकली क्या कहा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के सेक्शन 14 में चेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिस इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप उसको ग्राउंड तो बताओगे डिटेंशन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ इसलिए ये केस आया। चलिए 33 कर लेते हैं। 33 is basically power of parliament to modify the rights conferred in this part in their application to forces। आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स वो नहीं होते जो आपके। ठीक है, और ये पावर उनको मॉडिफाई करने की पावर किसके पास है? एक सेकंड, अब ऐसे आर्टिकल की डेफिनेशन से, आर्टिकल की ये है ना प्रॉपर स्टेटमेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु हैज द पावर टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस। पार्लियामेंट के पास राइट, वो चाहे तो मार्शल, जो कोर्ट मार्शल वाली कोर्ट्स है, वो सारे के सारे मुकदमे कहाँ ला सकती हैं? हाई कोर्ट। ठीक है, इट हैज द पावर कोर्ट मार्शल फ्रॉम रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन से उनको बाहर निकाल सकती कि मार्शल लॉ, सॉरी कोर्ट मार्शल वाली कोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं हो रिट्स। ठीक है, चलिए ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट, ये लॉ से डिटरमाइन करेगी कि ये जो जितने भी राइट्स हैं ये आर्म फोर्सेस पर, मेंबर ऑफ फोर्सेस, मेंबर ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है कि जितने भी वहां पर लोग हैं, इंक्लूडिंग दैट बार्बर, कारपेंटर, जो आर्म फोर्सेस में होते हैं, उन सब पे भी ये सारा लॉ एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि वो भी, हाँ एग्जैक्टली अरे आर्मी मेडिकल कोर्स तो भाई पूरी की पूरी वो है, रेजिमेंट है, तो उस पर तो एप्लीकेबल होगा ही। इवन दैट स्टाफ जो उस फोर्सेस की कैपेसिटी में काम कर रहा है उन पे भी एप्लीकेबल हो। ठीक है, विद द भाई वो ऐसे बोल मत देना वो आर्मी की विंग है मतलब बेसिकली आर्म फोर्सेस की विंग है। हाँ तो फिर वो बता एप्लीकेबल होना ही होना है, होना ही होना है ना। तो वहां तो मैं तो ये कह रही हूँ छोटा मोटा स्टाफ जो वहां का है उन पे भी एप्लीकेबल होता है जो उसका पार्ट बन गए। ठीक है, the member of forces charged with the maintenance of public order or employed in any bureau or other organization established by state for purpose of intelligence and counter intelligence, intelligence bureau।
ठीक है, कोई भी ऐसी एजेंसी स्टैब्लिश की गई हो जिसका पर्पस क्या हो, इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस हो, उसके मेंबर्स पर भी लागू होगा। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट एंड एब्रोगेट, लिख लो, पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट एंड एब्रोगेट। और पर्सन एम्प्लॉयड जो वहां पर है उनके लिए भी ये रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स या एब्रोगेट हो सकते हैं। ठीक है, इन पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट, लिखो स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक द लॉस। तो ये कह रहा है कि लॉ लॉ से करेगी ना ये काम, तो रिस्ट्रिक्ट करेगी ऐसे थोड़ी है कि मतलब पार्लियामेंट ने बोल दिया रिस्ट्रिक्ट हो गई, लॉ बनाएगी ना, वो लॉ रिस्ट्रिक्ट करेंगे उनको। कौन कौन से लॉ बने हैं इस रिगार्डिंग, आर्मी एक्ट, लिखो आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्सेस एक्ट एंड सो ऑन एंड सो ऑन, बना दिया ना लॉ। अब ये लॉ क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा फंडामेंटल राइट्स को, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, आर्म्ड फोर्सेस, आर्म में तीनों फोर्सेस आ गई, देन जो मेंबर्स हैं वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए अगर वो इंचार्ज है तो भी, दूसरा कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है ब्यूरो में, ऐसे ब्यूरो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट ने बनाई है इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस के लिए, देन कोई भी पर्सन वहां एम्प्लॉयड है कम्युनिकेशन में या किसी भी तरह की इन्फॉर्मर्स जैसे होते हैं उन पे भी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ लग सकता है, हाँ दूसरा लिखो, एनी सच लॉ, any such law made by parliament, any such law made by parliament cannot challenged, cannot be challenged on the ground of, on the ground of contravention of fundamental rights, on the ground of contravention of fundamental rights। ठीक है, आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये तो फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे वाले एक्ट, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल 33 में दिया है कि ये चैलेंज नहीं होंगे, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लिखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोला जा सकता है कि आप ये बात नहीं बोल सकते, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, सुना है कभी, पुलिस का एसोसिएशन हो, ट्रेड यूनियन टाइप्स, कोई यूनियन बनती है कभी आर्म फोर्सेस में, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द लॉज। वेटरन्स की तो बन सकती है क्योंकि दे आर नॉट द पार्ट, है ना, आर्म फोर्सेस का पार्ट, पता चला एसोसिएशन बना लिया, हड़ताल है ना, हमारे फिर राष्ट्रपति भवन की कुर्सियां पता नहीं कौन कौन उठा के लेके जाए लाइक बांग्लादेश है, तो इसीलिए इसीलिए इंडिया में ये सब नहीं होता है ना। देन 3, राइट टू बी मेंबर ऑफ, राइट टू बी ए मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एसोसिएशन नहीं हो सकता, किसी ट्रेड यूनियन से कोई एसोसिएशन नहीं हो सकता। राइट टू कम्युनिकेट विद प्रेस, मीडिया से बात नहीं कर सकते, है ना। देन राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस, और डेमोन्स्ट्रेशंस। ठीक है, किसी तरह की कोई पब्लिक मीटिंग अटेंड नहीं की जाएगी या किसी डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, इन राइट्स मतलब ये राइट नहीं है उनके पास, इनको या तो कंप्लीटली खत्म किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उस एक्सटेंट में मैंने बता दिया उस कैपेसिटी में पार्लियामेंट ने कौन से लॉज बनाए हैं, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और आपके एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्स एक्ट। ठीक है, एंड सो दिस वाज योर आर्टिकल 33। अब आर्टिकल 34 आता है जो कि मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का क्या मतलब है, हाँ
कहाँ ऐसा कहा जा सकता है इनफॉर्मली? हाँ, मिलिट्री लॉ बोल सकते हैं, ठीक है, कि जब जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको फोर्सेस टेक ओवर कर ले, तो एज सच मार्शल लॉ मेंशन नहीं है कहीं पर भी, ना उसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये कह रहा है कि जब मार्शल लॉ होगा तो गवर्नमेंट इंडेमनीफाई कर सकती है किसी भी ऑफिसर को जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा हो। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड फॉर लॉसेस, है ना, कि मतलब अगर आपके ऊपर केस होगा तो वो हम बेयर करेंगे, वो क्या है ना, तो आपको इंडेमनीफाई करेंगे। ये लिखो, रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, restriction on fundamental rights while martial law is in force, is in force, in any area, in any area within the territory of India. ठीक है, तो पहली चीज क्या है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, हु इज एम्पावर्ड? पार्लियामेंट, किस चीज के लिए? कि पार्लियामेंट इंडेमनीफाई कर सकती है अगर उसने कोई एक्ट ऐसा किया है जो कि कैन इंडेमनीफाई एनी पर्सन, अगर उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई ऐसा काम किया। इंडेमनीफाई का मतलब मैंने बता दिया, टू बेयर द लॉसेस, ठीक है, टू इंडेमनीफाई लॉस और डैमेज के लिए प्रॉमिस करना कि वी विल पे, ठीक है, जब वो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस कर रहा हो ऐसे टाइम पे, तो अपने अफसरों को प्रोटेक्ट करेगी, पार्लियामेंट ऐसा करेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, द एक्ट ऑफ इंडेमनिटी मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो जो पार्लियामेंट जो एक्ट बनाएगी इंडेमनीफाई करने के लिए, कैन नॉट बी चैलेंज्ड किसी भी कोर्ट में। ये गलत है, आप ऐसा किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल शूट एट साइट के ऑर्डर देते हैं, as simple as that। वो कहता है कि भाई आप हमारे ऑर्डर्स पे ऐसा काम करोगे, वी विल इंडेमनीफाई। ऐसा नहीं कि फिर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलेंगी कि भाई इस सोल्जर ने शूट कर दिया, उसके अगेंस्ट तो नहीं चलती ना कभी भी, क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको एक्ट बना करके क्या कर रखा है, इंडेमनीफाई कर रखा है। और इस एक्ट को कि जी आप तो इसमें शूट एट साइट के भी ऑर्डर दे सकते हो, चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नंबर 3, the expression military law, the expression military law has not been used anywhere, has not been used anywhere in the constitution, ठीक है। literally it means, literally it means military rule, military rule where civil administration, where civil administration is run by military officials, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है वर्ड, क्या हुआ, रन बाय मिलिट्री ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स या अथॉरिटीज बोल सकते हैं। देयर इज नो, अगला पॉइंट लिखो, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया कि ऐसा होगा तो मार्शल लॉ लग जाएगा और मार्शल लॉ में ऐसा ऐसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये देखने, ठीक है। नेक्स्ट, it is imposed during extraordinary situations,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, नॉर्मल में नहीं कर सकते आप ऐसा, वॉर हो गया हो, रिबेलियन हो गया हो, ठीक है, राइट हो गए हो कहीं पे, इस टाइप की सिचुएशन में ही इंपोज किया जा सकता है, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू मिलिट्री अथॉरिटीज। एक लाइन लिखो, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट has directed that Supreme Court has directed that mere imposition of martial law, mere 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 imposition of martial law does not ipso facto ipso facto result in ipso facto result in suspension of fundamental rights, fundamental rights. ठीक है, इप्सो फैक्टो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, कि मार्शल लॉ लगते ही ऑटोमेटिकली आपके फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। और नहीं, इसको लिखो, डज इप्सो फैक्टो डज नॉट रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ हैबियस कॉर्पस, सस्पेंशन ऑफ हैबियस कॉर्पस, फंडामेंटल राइट तो वाइडर हो गया ना, हैबियस कॉर्पस के लिए एप्लीकेबल होगा ये, ठीक है, कि जैसे ही मार्शल लॉ लगेगा आपकी हैबियस कॉर्पस की रिट सस्पेंड ऑटोमेटिकली नहीं होगी जब तक के बताया नहीं जाए, ठीक है, हैबियस कॉर्पस स्टिल एप्लीकेबल होगी मार्शल लॉ लगने के बाद भी, इसका ये मतलब। इप्सो फैक्टो का मतलब ऑटोमेटिकली, कि जैसे लगा आप अज्यूम कर लेते हो कि इट हैज बीन सस्पेंडेड। सिर्फ हैबियस कॉर्पस के लिए बात हुई है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। चलो आगे हम करते हैं, कि मार्शल लॉ में नेशनल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहली बात, मार्शल लॉ क्या करता है, बाकी तो सब ऐसे ही चलता है ना, आपके फंडामेंटल राइट्स को ही अफेक्ट करता है। आप वहां पर एसोसिएशन, मतलब बहुत सारे लोग ग्रुप बना करके नहीं इकट्ठा हो सकते, आप सर्टेन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, ये क्या कहते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को चेंज करता है, बल्कि सेंटर स्टेट रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और पार्लियामेंट के टेन्योर को भी एक्सटेंड कर देता है ये, जो नेशनल इमरजेंसी। हमने बोला, मैंने बोला था लोकसभा का नॉर्मल ईयर कितना, नॉर्मल टाइम होता है 5 साल का, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और डिटेल में पढ़ेंगे जब नेशनल इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि ये तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही क्या करता है, इफेक्ट करता है मार्शल लॉ, आपका जो नेशनल इमरजेंसी है वो तो आपके सेंटर स्टेट के रिलेशंस को भी चेंज कर देती है, क्यों, क्योंकि सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल, कानून भी वही बनाएगा, लॉ भी वही बनाएगा, एंड रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेंज कर देती है, ये फर्क है पहला। दूसरा फर्क क्या है, इट सस्पेंड्स गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ पावर। मैंने बताया तो एडमिनिस्ट्रेशन का जितना काम है वो कौन ले लेता है, मिलिट्री अथॉरिटीज, बट इसमें इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट तो रहती है ना, सब नेशनल इमरजेंसी यहाँ डिक्लेयर होगी, गवर्नमेंट तो रहेगी, पर डिसीजन किसके चलेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के, हाँ, तो बिना गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी का कोई मतलब नहीं होता, देन ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स भी फंक्शन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये किस लिए इंपोज होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू सम रीजंस, राइट हो गए कहीं पे, रिबेलियन हो गया, या कहीं पे वॉर हो गया विद इन कंट्री, तो उसको कंटेन करने के लिए बेसिकली मार्शल लॉ लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड आपको तो पता ही, इस ग्राउंड पे डिक्लेयर होती है वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ये 3 ग्राउंड है, इन्हीं के ग्राउंड पे सिर्फ इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन तो बाद में आया था, आफ्टर दैट 1975 सिचुएशन, है ना, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल इमरजेंसी के 3 ही ग्राउंड हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल ग्राउंड्स हो सकते हैं,
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी तरह से खराब हो सकती है, उसको कंटेन करने के लिए मार्शल लॉ। दैट ये सिर्फ स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंट्री पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल रोहतक में देखा ना आपने, वो रिजर्वेशन के टाइम पे है ना, तो पर्टिकुलर एरिया में लगता है। ये सारी कंट्री में भी लग सकता है और एनी पार्ट ऑफ इट में। मार्शल लॉ पूरी कंट्री में नहीं लगता। नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में भी लग सकती है और पर्टिकुलर एरिया में भी लग सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको लेकर के मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं की है इम्प्लिसिटली, है ना, कि कैसे लगेगी, क्या ग्राउंड होना चाहिए, क्या क्या फिर वो एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, किस चीज के लिए जो है वो आपकी मिलिट्री अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होंगी, किसके लिए, ये सारा कोई डिटेल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रहे। बट इमरजेंसी के लिए तो प्रॉपर आर्टिकल्स मेंशन है, पूरा प्रोसीजर मेंशन है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो कैसे होगा, पार्लियामेंट में कैसे पास होगा वो प्रस्ताव, कौन जो है वो प्रोक्लेमेशन करेगा, सब कुछ डिटेल में मेंशन है। ठीक है, ये दोनों में फर्क। चलिए, अब ये बात करता है आर्टिकल 35। आपके बेसिकली अच्छा, इसमें ना मार्शल लॉ में एक केस लिखो, एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला 1976। एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला 1976। ठीक है, बेसिकली 359 को लेकर के लगाया गया था, उसकी एप्लीकेशन को लेकर के, आउटसाइड द प्रभु था कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, इसको पढ़ोगे थोड़ा सा कि क्यों बेसिकली ये केस न्यू इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 35 पहला तो क्या है, पार्लियामेंट। ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, और किसके पास पावर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है क्या करने की। नंबर 1 लिखो, इसको थोड़ा सीधे शब्दों में लिखेंगे। नंबर 1, prescribing residence as a condition, prescribing residence as a condition for certain employments, है ना, आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, empowering courts other than supreme court and high courts, other than supreme court and high courts, to issue directions, to issue directions, order and order and writs for enforcement of fundamental rights। ठीक है, तो पार्लियामेंट एम्पावर कर सकते हैं किसी भी कोर्ट को अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और उनका जुरिस्डिक्शन छेड़े बिना, टू इशू द डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड रिट्स। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है, ये आर्टिकल ऐसा मेंशन करता है। और रेजिडेंस एज अ कंडीशन कहीं भी एप्लीकेबल कर सकता है आर्टिकल 16 में चेंज करके कि ये पर्टिकुलर स्टेट ऐसी है जहां पर रेजिडेंस एज अ कंडीशन यूज हो। हमने कहा था ना कि बेसिकली आर्टिकल 16 क्या कह रहा था कि आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज में भेदभाव नहीं होगा इन बेसिस पे, पर ये कह रहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, दिस वाज अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कर सकते हैं। एंड पार्लियामेंट shall, as soon as may be after the commencement of this constitution, make laws for prescribing punishment for the acts referred in some clause। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जैसे मैंने आर्टिकल ये कहा था आर्टिकल 70 अनटचेबिलिटी, उसको लेकर के अगर कोई पनिशमेंट डिसाइड करनी है तो किसके पास अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, बस यही बोल रहा है। इस पार्ट के तहत, मतलब पार्ट 3 के तहत, अगर किसी चीज को आप ऑफेंस बनाओगे, ऑफेंस बनाए ना, अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस, तो उसको लेकर के पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा,
पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट एक्ट ले आया, है ना, अनटचेबल। नहीं 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 नहीं, इस पार्ट में पार्ट 3 को अगर के किसी उसको लेकर के आप वो बनाओगे ना, जैसे ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, है ना, पार्ट 3 में अगर आप किसी चीज को ऑफेंस बनाओगे तो पार्लियामेंट करेगी, और जनरल तो बेसिकली आईपीसी में लिखा, ठीक है। जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, ऑफेंस ऑफ बेसिकली ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, चाइल्ड लेबर हो गया, इनको लेकर के जैसे लॉ बनाए ना फिर पार्लियामेंट ने, क्योंकि इनको ऑफेंस बनाया पार्लियामेंट ने, तो ऑफेंस और पनिशमेंट डिसाइड करने का क्या पार्ट 3 के तहत पार्लियामेंट का काम, सिर्फ पार्ट 3 की बात कर रहा है यहाँ पे। और दूसरा, और भी पावर है पार्लियामेंट के पास, इंडेमनीफाई को लेकर के लिखो, रिस्ट्रिक्शन एंड एब्रोगेशन ऑफ, restriction and abrogation of application of fundamental rights, application of fundamental rights to the members of armed forces, to the members of armed forces, and indemnify any government servant, any government servants for any act done, for any act done during the operation of martial law, आर्टिकल 34, ठीक है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है इसको इंडेमनीफाई करने की, बता दिया था मैंने कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कह रहा है कि एनी लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पार्ट में अगर कोई ऐसा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से चलता आ रहा है तो वो कंटिन्यू रहेगा जब तक के उसको खत्म ना किया जाए, ऑटोमेटिकली है ये चलता रहेगा। अगर आपको खत्म करना है तो आपको उसको अबॉलिश करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी, उसको ओमिट कर दिया गया, ठीक है। लिख लो थर्ड, एनी लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन with respect to any of the matters, specified above, is to continue in force, is to be continued in force until altered, altered का मतलब change, until altered or repealed or amended by parliament। कि लॉ बनाने की पावर तो है ही है, पर अगर कोई पहले से लॉ इस केस में शुरू से चलता आ रहा है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, तो जब तक वो अमेंड नहीं किया जाएगा, ऑल्टर नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। तो आर्टिकल 35 क्या बोलता है, 3 पावर बोलता है कि पार्लियामेंट को मिली हुई है। पहला तो क्या है, द फर्स्ट वन, हाँ, कि पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। किन किन कैटेगरी में लॉ बनाने की ये मेंशन किया हुआ है। पहला तो क्या, रेजिडेंस एज अ कंडीशन, दूसरा, हाँ, तीसरा इंडेमनीफाई, चौथा, हाँ, नहीं 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 नहीं, इंडेमनीफाई हो गया, रिस्ट्रिक्शन ऑफ बेसिकली फंडामेंटल राइट्स इन पार्लियामेंट। तो ये 4 चीजों के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कहता है कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक लॉज, अगर कोई पार्ट 3 में ऑफेंस है तो। अनटचेबिलिटी को ऑफेंस बनाया, लॉ किसने बनाया, पार्लियामेंट ने।
ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर को ऑफेंस बनाया तो पार्लियामेंट्री लॉ बनाया। तीसरी बात ये बोलता है कि अगर कोई इन सबसे रिलेटेड कोई भी लॉ पहले से है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो वो चलता रहेगा अनटिल अनलेस उसको रिपील ना किया जाए, अमेंड ना किया जाए, ऑल्टर ना किया जाए। ठीक है, तो ये तीन बातें जो है आर्टिकल 35 में कही गई। ठीक है, चलिए राइट टू प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स, कि आपके फंडामेंटल राइट ऐसे नहीं है कि कहीं तक चलते रहेंगे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी है कि वहां आकर के आपके फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं होगी। पहला, तीन एक्सेप्शंस है फंडामेंटल राइट की, 31A, 31B, 31C। 31A क्या है? सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। ये कह रहा है कि ऐसे कुछ लॉज जो आपकी जमीन को खरीदने से बचाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी को खरीदने से बचाएंगे, वो 31A में लिखो। वो कौन कौन से, इसमें तो बहुत ब्रीफ में दे रखा है। ठीक है, ये कब आया? फर्स्ट अमेंडमेंट से आया 31A। ठीक है, इसने कहा कि कुछ लॉज है जो एक्विजिशन ऑफ स्टेट से है, वो वॉइड नहीं होंगे। किस बेसिस पे? कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया। ठीक है, तो कुछ ऐसे लॉज जो स्टेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो नहीं वॉइड डिक्लेयर किए जाएंगे, किस ग्राउंड पे कि इन्होंने फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया। तो इसीलिए कहा ना सेव एक्सेप्शन कहा गया कि इनको फंडामेंटल राइट के ग्राउंड्स पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन कौन से? एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स नंबर 1, 2 taking over the management of properties, 3 amalgamation of corporations, amalgamation of corporations, number 4 extinguishment or modification of rights of directors or shareholders of corporation, extinguishment or modification of rights of directors or shareholders of corporation. Number 5 extinguishment और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज। अगर इन 5 चीजों से रिलेटेड कोई लॉ है तो उसको ऑन ग्राउंड्स ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स चैलेंज नहीं किया जा सकता। कौन से फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 14 एंड 19 ओनली। सारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं मिल रहा है ये कि किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। सिर्फ आर्टिकल 14 और 19 के बेसिस पे इसको वायलेटिव नहीं कहा जा सकता। आप कोर्ट नहीं जा सकते ये कह के कि जी ये 5 चीजें तो ना मेरा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 खा गई, आप नहीं जा सकते कोर्ट। ठीक है, तो पर क्या ये है कि इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता? हो सकता है। लिखो, आर्टिकल 13A डज नॉट इम्यूनाइज, आर्टिकल 31A does not immunize a state law from judicial review. A state law from judicial review unless it has been reserved for president's consideration. ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे थे कि एक्सेप्शन क्या फंडामेंटल राइट्स के, कि जहां जाकर के फंडामेंटल राइट की बात नहीं करोगे। सबसे पहला था 31A में कहा कि अगर इन 5 चीजों से रिलेटेड कोई लॉ है
आप कोर्ट नहीं जा सकते ये कह के कि इसने मेरा 14 और 19 वायलेट कर दिया। ठीक है, पर ये कह रहा है कि क्या जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा? हो सकता है जुडिशियल रिव्यू इन सारे लॉस का। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? कोर्ट ये देखे कि ये सही है या नहीं सही है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है ना। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, पर कब हो सकता है? जब वो प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए या उसके एक्सेंट ना मिल गया हो। कोई लॉ प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए रखा, उस पर क्या जुडिशियल रिव्यू करेंगे, है ना। अब कंपनसेशन मैंने बताया था कि अगर लैंड लेने तो कंपनसेशन कहाँ कहाँ मिलता है? दो केसेस में कंपल्सरली मिलता है कि या तो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड हो या दूसरा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी, तो आपको एक पर्टिकुलर राइट है कि आपको फेयर कंपनसेशन, मार्केट वैल्यू का कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन लिखो, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। वैलिडेशन ऑफ validation of certain acts and regulation। एक 9 शेड्यूल बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कि अगर कोई भी लॉ इस 9 शेड्यूल में डाल दिया जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। आप फंडामेंटल राइट्स चले गए, फंडामेंटल राइट्स चले गए ऐसा कह के कोर्ट नहीं जा सकते अगर कोई भी सब्जेक्ट शेड्यूल 9 शेड्यूल, ठीक है। पर ये कह रहा है कि क्या ऐसे तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी है? इज इट अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी? लिखो, इज इट अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी? नो। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं होता भैया, अब तो आप कुछ भी करोगे शेड्यूल 9 में डाल दोगे और फिर हम जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते उसका कि सही है या गलत है। कुछ भी करोगे 9 शेड्यूल में डाल दोगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि 31A इसका स्कोप बहुत ज्यादा, सॉरी 31B का स्कोप ज्यादा है 31, क्योंकि 31A में तो कौन से सब्जेक्ट है? वो 5 सब्जेक्ट है जो मैंने आपको लिखवाए। 31B में तो कुछ भी डाल सकते, कुछ भी प्रोविजन डालो और कह दो इसका तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि मैं एक डेट डिसाइड कर रहा हूं, इस डेट से पहले के सारे लॉज को नहीं करेंगे जुडिशियल रिव्यू, बट इस डेट के सारे लॉज को और इसके बाद के सारे लॉज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वो डेट कौन सी थी? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, सो द डेट वॉज 24 अप्रैल 1973, 24, ठीक है। ये किस चीज की डेट थी? केशवानंदा भारती केस की जजमेंट की। और उसमें क्या बोला था केशवानंदा भारती केस की जजमेंट में? कि बेसिक स्ट्रक्चर को मत हिलाना इस कॉन्स्टिट्यूशन के, बाकी पार्लियामेंट जो चाहे वो अमेंड कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंपोनेंट आया इससे। तो कह रहा कि अभी देखो, जब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकती, बाकी कुछ भी चेंज कर सकती है, तो फिर मैं शेड्यूल 9 का भी रिव्यू कर सकता हूँ कि कहीं आपने कोई ऐसी चीज तो नहीं डाल दी शेड्यूल 9 में जो बेसिक स्ट्रक्चर, इससे पहले तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर का पता ही नहीं था। पार्लियामेंट कह रही थी कि हम तो सब कुछ अमेंड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था जी नहीं सब कुछ तो नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी होता है। चलो ठीक है, सब कुछ कर सकते हो पर बेसिक स्ट्रक्चर मत छोड़ छेड़ना। ये 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो उसने कहा कि देखो, इससे पहले आपने जो भी किया, जो भी 9 शेड्यूल में डाला, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, बट इस तारीख के बाद जो भी आप 9 शेड्यूल में डालोगे हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। ठीक है, 39B अब डाल लो उसमें जो भी डालना है, पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का तो हमने इस डेट को बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलाओगे। बहुत बड़ी बेंच ने ये डिसीजन दिया था, अब तक की लार्जेस्ट बेंच थी। 9 तो बहुत छोटी बेंच हो जाती है, 9 इतनी बड़ी बेंच नहीं होती कि इतना बड़ा डिसीजन देते, है ना। तो बेसिकली इस डेट के बाद वालों का सबका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और किस बेसिस पे इसको चैलेंज किया जाएगा? आर्टिकल, ये किस पे था कि सिर्फ इन आर्टिकल पे चैलेंज नहीं करोगे, बाकी पे कर सकते हो, है ना।
किसी की जान जा रही है इन लॉज से, राइट टू लाइफ है ना आपके पास, फिर चले जाओ कोर्ट। पर आर्टिकल 14-19 का नाम लेकर के नहीं जाओगे 31A को चैलेंज करने। और 31B को किन के तहत नहीं जाओगे चैलेंज करने? आर्टिकल 15, 19 एंड 21। अगर वो आपका आर्टिकल 15, 19 और 21 वायलेट करते हैं, फिर बोलो चैलेंज करने के लिए, अदरवाइज नहीं बोल सकते। 21 तो राइट टू लाइफ है ना, तो ये अगर वायलेट होता है तो यू कैन। जमींदारी वगैरह के प्रोविजंस जो है 9th शेड्यूल में डाले गए, वो डाले इसलिए गए थे कि कोर्ट इनमें इंटरवीन ना करे, बट कोर्ट ने कहा कि ठीक है इससे पहले के नहीं करते हैं, इसके बाद के हम करेंगे। अब आता है आर्टिकल, सॉरी पार्ट 31, 25th अमेंडमेंट 1971 में कहा, इसने कहा कि सर्टन डीपीएसपी है, दो डीपीएसपी है, कौन से? 39B और 39C। अगर इनमें कुछ बनाते वक्त आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए तो कोर्ट नहीं जाना। आर्टिकल 39B क्या बोलता है? 39C बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होना चाहिए यहाँ पर। 39B बोलता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबको इक्वली एक्सेस होने चाहिए, एक बंदे के पास ना हो ये सब। तो इनसे रिलेटेड अगर पार्लियामेंट कोई प्रोविजन बनाएगी तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए। तो फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करो, ये सब पे एक्सटेंड कर दो, कि सारे डीपीएसपी जो है वो प्रिवेल करेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा कि हम डीपीएसपी में कुछ भी बनाए, फंडामेंटल राइट्स को लेकर वायलेशन का लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि सिर्फ इन दोनों तक ही रहने दो, 39B और 39C तक ही रहने दो, ठीक है। तो इनको वॉइड नहीं कहा जाएगा इस ग्राउंड पर कि इन्होंने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन आर्टिकल 39B and 39C comes in, आर्टिकल 31C goes out। ऐसा आर्टिकल 31C की स्टेटमेंट, ठीक है। और किस बेसिस पे, कौन से आर्टिकल पे नहीं जाओगे? 14 एंड 9। ये बेशक से वायलेट होते रहे आपके, ये बेशक से वायलेट, आप ये जाकर के नहीं बोलो। So that's why 39B, 39C comes in, article 1419 goes out, statement free, ठीक है। नोटेड। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा कि सारे डीपीएसपी पे लगा देते हैं सेम प्रिंसिपल, कि डीपीएसपी से कोई प्रोविजन बनेगा तो आप 1490 लेकर के कोर्ट नहीं जाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया इन मिनर्वा मिल्स केस, कि नहीं ऐसे नहीं, सिर्फ इन दो को ही रहने दो, ये जरूरी, ठीक है। तो अब वो बेसिकली आर्टिकल 14 कि मेरा तो राइट टू इक्वालिटी, भाई इक्वल ही तो करना है ना सबको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना है, 39C कहता है। तो आप ये नहीं कह सकते इससे राइट टू इक्वालिटी मेरा वायलेट हो गया। ओके, चलिए आगे आते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, ड्रॉबैक्स क्या है, हम ऐसा पूछ सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि एक तो फंडामेंटल राइट देकर के एक्सेसिव लिमिटेशन लगा रखी है, ये कर सकते हैं पर ये नहीं कर सकते, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे बहुत सारा कुछ रिस्ट्रिक्टिव और लिमिटेशंस इंपोज कर रखी है। नंबर 2, सोशल और इकोनॉमिक राइट नहीं दी है ना। इकोनॉमिक राइट पैसे से रिलेटेड राइट, सोशल और इकोनॉमिक कहाँ मेंशन है? डीपीएसपी में मेंशन। ये सिर्फ पॉलिटिकल राइट है, याद रखना। पॉलिटिकल जो आपका डेमोक्रेसी है वो फंडामेंटल राइट्स एस्टेब्लिश करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन बनाता है? डीपीएसपी बनाते हैं। लिख लो चाहे इस लाइन को, इस पर पूछ सकते। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लिख लो, फंडामेंटल राइट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, डीपीएसपी।
तीसरी क्या है, कोई क्लैरिटी नहीं है। इतने सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, इतने सारे क्लॉजेस हैं, आम आदमी की तो समझ में ही नहीं आई है क्या मेरा फंडामेंटल राइट है और क्या नहीं है। चौथा क्या है ड्रॉबैक, देर इज नो परमानेंसी, है ना, परमानेंट नहीं है, सस्पेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट इज योर, हाँ ये बात है कि ड्यूरिंग, ठीक। और दूसरा क्या है, रेमेडी, रेमेडी जो है मैं आर्टिकल 32 के तहत जाऊं तो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, है ना, फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए। अब साउथ के आदमी को दिल्ली आना जाना है सुप्रीम कोर्ट में, है ना, तो जो रेमेडी है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव और कॉमन मैन की समझ से बाहर है वो पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये किसी भी एडवांस डेमोक्रेसी में नहीं देखने को मिलता सिवाय इंडिया के, ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट कि कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं, कभी कहते हैं ये अवेलेबल है, कभी कहते हो उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते, कभी कहते हो नहीं जा सकते हो, व्हाट इज दिस, जिसे एक्सेप्शन दे दिए। फिर पहले तो कहा कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, फिर कहा कि नहीं नहीं तीन एक्सेप्शन, है ना, तो ये बेसिकली क्या है, कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं। ये क्या है, ये अपनी हेडिंग्स याद कर लेना, अंदर 4-5 लाइंस बना सकते, इतना बना लेना कि इसको 250 वर्ड्स में आंसर कर पाओ, ठीक है, बस इतना इजी तो कौन ही पूछेगा। सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट, लास्ट है ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है कि क्यों इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। पहला तो क्या है, बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी है, इनके बिना डेमोक्रेसी इमेजिन नहीं की जा सकती, फाउंडेशन ही नहीं बन। दूसरा क्या है, नेसेसरी कंडीशन है बेसिकली कि एक इंसान को क्या करता है, मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन देता है ना, ये ना हो तो इंसान के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बुलवॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, स्टार्टिंग है इंडिविजुअल लिबर्टी की, इनके बिना आप लिबर्टी या फ्रीडम महसूस नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि लॉ इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से तो पता चलता है कि ऐसे नहीं आप मैं किसी के साथ जाकर के कुछ भी कर दे, नहीं उसके पास उसका फंडामेंटल राइट है और वो लॉ फिर आपको रोकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन वीकर सेक्शन, जो कि हमने पढ़ा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी, कल्चरल माइनॉरिटी, है ना, तो उनके लिए भी मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेंथनिंग द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडिया, है ना, सेक्युलरिज्म को बचा करके रखते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, ऐसे तो फिर क्या होगा, जो मेजोरिटी होगी उसी का सब चलेगा, पर माइनॉरिटी को राइट दे करके इनको इंडिया के सेक्युलर कैरेक्टर को बचाया गया। चेक एब्सोल्यूटनेस ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी ऐसे कोई ऑर्डर पास करके हमें रिस्ट्रेन ना कर ले, है ना, बोला ना कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत नहीं, लेजिस्लेटिव एक्शन के तहत भी आपके राइट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लेज डाउन फाउंडेशन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, अनटचेबिलिटी, है ना, सोशल जस्टिस का ही तो पार्ट है वो, इन्हीं की वजह से आती है। देन इन शॉर्ट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट टू लाइफ, उन्होंने कहा कि मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए इंसान का, उसकी लाइफ डिग्निफाइड होनी चाहिए, इवन डेथ भी डिग्निफाइड होनी चाहिए, ठीक है, तो ये डिग्निटी और रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर करते हैं। उसके बाद फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, है ना, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं कि भाई देखो इस पार्टी को वोट मत देना, मैं तो इसको देना चाहता हूँ क्योंकि इसमें ये अच्छी बात है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, आपको ये राइट दे करके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आपका पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं, बोल ही नहीं सकते कि आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। सेकंड लास्ट थी बस ये कर रहे हैं ना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया है, राइट टू वोट वाला क्वेश्चन जो था सब ढूंढते रह गए, अगर ये लक्ष्मीकांत की लास्ट की कुछ लाइन पढ़ लेते तो ये आंसर हो जाता, ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट नहीं होता, सब इंपॉर्टेंट होता। तो लास्ट के चैप्टर में एक छोटी सी बात लिखी हुई थी, ये वहां से पूछ लिया था राइट टू वोट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, क्या राइट, कौन सा राइट। तो देखो कि कुछ राइट जो है आउटसाइड पार्ट 3 भी है आपके पास। पहला तो क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, दूसरा राइट टू वोट क्या देता है आर्टिकल 326, तो क्या हो गया ये, संविधान ने आर्टिकल दे दिया इसको लेकर के। देन नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट बाय द
265। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, कि आप ट्रेड कॉमर्स कर सकते हो इस पूरे देश में, है ना, आर्टिकल 301। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, आपको बताता कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी आपके पास कुछ राइट्स। ठीक है, अगर ये किसी ने थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया होगा तो बन जाती बात, है ना। इनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स और बेसिकली और नॉन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए कल से हम फिर करेंगे आपके डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और एक कोई छोटा सा चैप्टर और कर लेंगे। ठीक है, डीपीएसपी के आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर क्लास स्टार्ट करते टाइम भी और हर क्लास से पहले भी मैं डीपीएसपी के आर्टिकल बोलती हूँ, अपने टिप्स पे याद रखना। एचसीएस में 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, है ना, 3 क्वेश्चन लगातार आर्टिकल से थे, तो जो आर्टिकल मैं बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनको मार्क कर लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।